Good afternoon, everyone. Is it audible and visible? Good afternoon, everyone. Is it audible and visible? नमस्कार भाई. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था 1 बजे. इस कारण से मैंने 1 बजे वाला सेशन फिर 2 बजे शिफ्ट कर दिया था. ठीक है, बाकी तो सब ठीक है. स्टार्ट करते हैं अपन लोग. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ में परमेबिलिटी और टॉपिक कंप्लीट किया था. आज स्टार्ट करते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है, आज का टॉपिक हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक है. तो ये अपन यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं. एक बार सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, फिर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जल्दी से. ठीक है, एक बार सभी को जोड़ लो आपस में, कनेक्टिविटी बना लो, फिर अपन आप आगे बढ़ रहे हैं. टॉपिक का नाम है मेरे पास इफेक्टिव स्ट्रेस. टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक है हमारे पास. इस इफेक्टिव स्ट्रेस में हमें क्या देखना है? टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेस, लेकिन सबसे पहले मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा टोटल स्ट्रेस. उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा पोर वाटर प्रेशर. उसके बाद हम 3rd नंबर का टॉपिक डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस. क्योंकि टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इफेक्टिव स्ट्रेस को डिटरमाइन कर पाएंगे. यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा. सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल स्ट्रेस का. टोटल स्ट्रेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. टोटल स्ट्रेस को मैं सिग्मा से डिनोट करने वाला रहूँगा. क्या होता है टोटल स्ट्रेस, उसको अपन समझते हैं. यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास ये सपोज एक ग्राउंड सरफेस है. इस ग्राउंड सरफेस के नीचे सपोज मैंने कोई एक एलिमेंट ले रखा है. ठीक है, इस ग्राउंड सरफेस के नीचे मैंने सॉइल का कोई एक एलिमेंट ले लिया और मैं मान लेता हूँ ये एलिमेंट मैंने किसी डेप्थ z पर ले रखा है. तो आप पाएंगे कि ये जो एलिमेंट आपका यहाँ पर बन रहा है ना, आपका ये जो एलिमेंट यहाँ पर बन रहा है, ये पूरा की पूरा क्या है? इस एलिमेंट के ऊपर इतने सॉइल का प्रेशर लग रहा है. भाई किसी डेप्थ z पर मैंने एक सॉइल का एलिमेंट कंसिडर कर लिया. मान लेता हूँ कि इसका जो एरिया है एलिमेंट का, इस एलिमेंट का जो एरिया आपको दिख रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो टॉप में आपको ये नज़र आ रहा है, ये मैं मान लेता हूँ कि सपोज a है. यहाँ के सॉइल का यूनिट वेट मैं मान लेता हूँ गामा है, और ये डेप्थ आपकी कितनी थी? z थी. तो आप खुद ही सोचिए कि इतना वॉल्यूम ऑफ सॉइल इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर इतना प्रेशर लगा रहा है. तो मैं यदि से पूछूं कि इतने सॉइल का वेट कितना है जो इस एलिमेंट पर लग रहा है, तो वेट ऑफ सॉइल आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इतने सॉइल का जो इस सॉइल एलिमेंट पर प्रेशर लगा रहा होगा, वो वेट आ रहा होगा यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाइट कितनी अपने पास में? z है. तो ये वो वेट ऑफ सॉइल है जो कि इस सॉइल एलिमेंट के ऊपर मौजूद है. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की सॉइल का जो वेट था वो इस एलिमेंट के ऊपर एज अ पॉइंट लोड लग रहा था, जिसकी वैल्यू गामा a इंटू जेड है. यहाँ तक की बात क्लियर है. मैं निकालना चाहता था टोटल स्ट्रेस. तो स्ट्रेस मेरे पास क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइड में एरिया. फोर्स बोले तो हमारे पास वेट था, तो गामा a z, ये मेरे पास वेट की वैल्यू थी, डिवाइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा, a से a कैंसल, वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? गामा इंटू जेड का आ गया. सो मेरे पास कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल स्ट्रेस आ चुके हैं गामा इंटू जेड, और यही मेरे पास यहाँ पर क्या है? वैल्यू आ रही है टोटल स्ट्रेस की. समझ में आया? तो किसी भी डेप्थ पर यदि आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है, कहीं पर भी किसी भी डेप्थ पर यदि आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है, तो आप क्या करेंगे? जिस भी डेप्थ पर आपको निकालना है उस डेप्थ का सॉइल के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? आपका टोटल स्ट्रेस निकल कर आ जाएगा. ये गामा आपका गामा सैचुरेटेड भी हो सकता है, ये गामा आपका गामा ड्राई भी हो सकता है, या बल्क कंडीशन में भी ये हो सकता है. बात समझ में आ गई यहाँ तक की? सो दिस इज व्हाट वी हैव द टोटल स्ट्रेस. इट इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
मैंने कहा यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर को हम यू से डिनोट करेंगे। कुछ लोग पोर वाटर प्रेशर को पोर प्रेशर भी कहते हैं, मतलब वाटर टर्म यूज नहीं करते, पोर वाटर प्रेशर को आप पोर प्रेशर भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको न्यूट्रल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? न्यूट्रल स्ट्रेस के नाम से। अब ये पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूँ कि वाटर एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, वही आपका पोर वाटर प्रेशर है। मैं क्या लिख रहा हूँ? वाटर exerts the pressure, water exerts the pressure in all the directions, that is your पोर वाटर प्रेशर। वही आपका क्या है? पोर वाटर प्रेशर है। यदि मुझे इसको मेजर करना है तो सर मैं इसको मेजर कैसे कर सकता हूँ? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे कि किसी भी डेप्थ पर हमारे पास सॉइल मौजूद है, जैसे कि हम कह रहे हैं ये हमारा एक सॉइल एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें सॉइल के इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, और इन सॉइल पार्टिकल्स ने क्या बना रखा है? एक स्पेस बना रखा है, एक वॉइड बना रखा है। ये वॉइड को, इस स्पेस को, इस पोर को हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाटर से फिल है। हमने कह दिया कि ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो वॉइड है ये पूरी तरीके से वाटर से क्या है? फिल है। यदि पूरी तरीके से वाटर से फिल है तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर अभी वाटर का लगाएगा, प्रेशर लगाएगा सभी डायरेक्शंस में, है ना। तो प्रेशर कैसे लगाएगा? इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर, तो हर एक डायरेक्शन में। सो वाटर एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, ऐसा मैं आप लोगों को लिखवा दिया हूँ। तो यही प्रेशर वास्तव में क्या है? यह है आपका पोर वाटर प्रेशर। इसको मेजर कैसे करेंगे आप लोग? यदि आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो इस पोर के अंदर आप पीजोमीटर इंसर्ट करिए। आप क्या करिए? इस सॉइल के अंदर अपना पीजोमीटर इंसर्ट करिए। जैसे आप अपना पीजोमीटर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, आपको राइज इन वाटर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई वाटर यहाँ पर क्या है? कंप्रेशन में है। वाटर इज इन हाई कंप्रेशन इन दिस वॉइड। तो आपने जैसे यहाँ पर पीजोमीटर लगाया, वाटर क्या हो जाएगा? तुरंत पीजोमीटर में ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि जो वाटर राइज हुआ है वो किसी हाइट h तक राइज हुआ होगा। वाटर मैं मान लेता हूँ किसी हाइट h तक राइज हुआ होगा। तो ये जो जितनी हाइट तक राइज हुआ है वो हाइट इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, दिस विल गिव द पोर वाटर प्रेशर। तो हमने यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर निकाल दिया। U इक्वल टू कितना आ रहा है? हाइट ऑफ राइज h into unit weight of water gamma W, so this will be your pore water pressure। ये क्या है आपका? पोर वाटर प्रेशर। अब चूंकि मैं बोल रहा हूँ ये प्रेशर है, ये स्ट्रेस है, इनकी यूनिट्स क्या हो सकती है? डेफिनेटली किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में हम निकालेंगे। तो इसकी यूनिट में क्या लिख रहा हूँ? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसकी भी यूनिट में क्या लिखूंगा? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं इसको लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है? इतनी समझ में आई? अब ये हुआ पोर वाटर प्रेशर। मैं यहाँ पर क्या निकालना चाह रहा हूँ? मैं थर्ड नंबर का जो प्रेशर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ वह है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। वो क्या है आप लोगों का? इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो यहाँ पर मैं थर्ड नंबर का आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, वह है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस को अपन सिग्मा बार से यहाँ पर डिनोट कर रहे होंगे। तो आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है सिग्मा बार, दिस सिग्मा बार इज इक्वल टू होता है आपका टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ये क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया? आप लोगों ने यहाँ से सबसे पहले, जब भी मैं आपको कहूँगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो, तो इफेक्टिव स्ट्रेस यदि आप निकालना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, है ना। एक बात। दूसरी, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है से मेरा मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला गया है इसको आप किसी इक्विपमेंट वगैरह से नहीं निकाल सकते हैं। देयर इज नो इक्विपमेंट अवेलेबल इन द मार्केट जो डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस मेजर कर दें। मेरी बात को समझना। देयर इज नो डायरेक्ट इक्वेशन और डायरेक्ट इक्विपमेंट अवेलेबल इन द मार्केट जिससे आप किसी भी सॉइल में किसी भी डेप्थ पर इफेक्टिव स्ट्रेस मेजर कर सकें। एक बात।
इसलिए यदि आपको इफेक्टिव स्ट्रेस डिटरमाइन करना है किसी भी सॉइल में, तो सबसे पहले आपको टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, उसके बाद पोर वाटर प्रेशर यदि वहाँ पर है तो निकालना पड़ेगा, और फिर टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस करके जो नेट प्रेशर मुझे मिलेगा वो नेट प्रेशर मुझे यहाँ पर डिटरमाइन करना पड़ेगा, और उसी को मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कहूँगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में कि ये भी आपका किस में निकलेगा, डेफिनेटली किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखने को मिलेगा। हो क्या रहा था, अब आप लोग सोचेंगे सर इन तीनों में मतलब ये भी एक टोटल स्ट्रेस है, ये भी एक स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस छोटा होता है टोटल स्ट्रेस की तुलना में। यदि मैं कैपिलरिटी का इफेक्ट नहीं ले रहा हूँ, अभी मुझे मेंशन कर देने दीजिए कि यदि मैं कैपिलरिटी का इफेक्ट नहीं ले रहा हूँ, कैपिलरिटी होती है सॉइल में कि वाटर ऊपर की तरफ राइज होने लगता है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि मैं कैपिलरिटी का इफेक्ट न लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो टोटल स्ट्रेस होता है वो बड़ा होता है इफेक्टिव स्ट्रेस से, क्योंकि टोटल स्ट्रेस में से आप कोई टर्म माइनस कर रहे हैं तब जाके आपको इफेक्टिव स्ट्रेस मिल रहा है, तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस छोटा है टोटल स्ट्रेस से। हो क्या रहा था, यदि मैं अपने आप को, मेरा वेट सपोज 100 kg है, इस 100 kg वेट को यदि आप मेज़र करेंगे तो आपको 100 kg देखने को मिलेगा। यही चीज़ आप यदि पानी में डुबोने के बाद यदि मेज़र करेंगे तो वैल्यू कम मिलेगी। वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कम। क्यों भाई, आपने पानी के बाहर इसको मेज़र किया तो उसने वेट बताया 100 kg, जब पानी में डुबोने के बाद इसका वेट आप देख रहे हैं तो कितना बता रहे हैं, 100 kg से कम बता रहे हैं, सपोज 80 kg बता रहे हैं। तो ये 20 kg कम क्यों हो गया, क्योंकि नीचे से पानी ने क्या लगाया था, बायोंसी फोर्स लगाया था, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, कि किसी भी मटेरियल को हम पानी में डुबो देते हैं तो उसका जो वेट होता है वो हमें कम फील होने लगता है, क्योंकि पानी क्या लगाता है, उसमें बायोंसी फोर्स लगाता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूबी रहे, ठीक है, ये तभी बायोंसी फोर्स लगाएगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपनी बॉडी को सिर्फ शॉवर में गीला कर लूँ, मैं बाथरूम में जाता हूँ नहाने के लिए, मैं शॉवर से अपनी बॉडी को गीला कर लूँ तो क्या मेरे बॉडी पे बायोंसी फोर्स लगेंगे, नहीं लगेंगे। मेरी पूरी बॉडी वेट है लेकिन वहाँ पर बायोंसी नहीं लग रहा। बायोंसी कब लगेगा, जब मेरी बॉडी पूरी तरीके से वेट होगी प्लस मैं पानी के नीचे डूबा हुआ रहूँगा, तब मेरी बॉडी पे बायोंसी फोर्स लगेंगे। तो बॉडी का पूरा वेट होना इज समथिंग डिफरेंट, बॉडी को पानी के अंदर डुबोना जिसके कारण वेट तो हो ही रहा आपकी बॉडी, दैट इज डिफरेंट। तो बायोंसी फोर्सेस तभी लगेंगे जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूबी रहे, और ये बायोंसी फोर्स क्या है, ये कुछ नहीं आपका पोर वाटर प्रेशर ही है। पोर वाटर प्रेशर ही क्या है अपने आप में, आपका मैं बायोंसी फोर्स यहाँ पर ले रहा हूँ। तो पोर वाटर प्रेशर आपको तब कैलकुलेट करना है आपकी सॉइल में जब आपकी सॉइल पानी के नीचे है, डूबी हुई है पूरी तरीके से, तब आपको बायोंसी फोर्स लेना है, तब आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है। आपकी सॉइल सिर्फ गीला है, मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा सा सॉइल है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और मिक्स कर दिया और ये बोल दिया, तो इसमें बायोंसी फोर्स नहीं लगेगा। समझ रहे हैं, इसमें पोर वाटर प्रेशर आप नहीं निकालेंगे। पोर वाटर प्रेशर आप तभी निकालेंगे जब आपकी सॉइल पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, हम इसके बारे में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आप इफेक्टिव स्ट्रेस इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तरजागी सर ने दिया था, ये तरजागी है ना, तरजागी सर के द्वारा ये एक्सप्रेशन दिया गया था कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर हमें ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि अब हम कुछ कंडीशंस लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि भैया हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। तो आइए एक कंडीशन में यहाँ पर ले रहा हूँ, केस नंबर 1। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, केस नंबर 1 ले रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि वाटर टेबल सपोज मौजूद नहीं है, नो वाटर टेबल। नो वाटर टेबल मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो नो वाटर टेबल है, से मैंने क्या कहा कि मेरे पास सपोज एक ग्राउंड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस ग्राउंड का जो डेप्थ है वो मैं मान लेता हूँ सपोज z है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। मैं इसमें लेयर के नाम रख देता हूँ। लेयर को मैं क्या कहा मैंने कि ये लेयर आपका 1 है, ये लेयर आपका 2 है, ठीक है। तो मुझे टोटल स्ट्रेस 3 चीज़ें निकालना है मुझे, एक तो टोटल स्ट्रेस निकालना है, एक पोर वाटर प्रेशर निकालना है और एक इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो आइए हम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा होगा।
अब यदि वाटर टेबल मौजूद नहीं है तो यहाँ की सॉइल क्या है, बल्क कंडीशन में मौजूद है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब ये बल्क कंडीशन ड्राई भी हो सकता है या सेचुरेट भी हो सकता है। ये जो गामा है ये ड्राई भी हो सकता है या सेचुरेट भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर वाटर टेबल तो है ही नहीं, फिर सेचुरेट कैसे होगा। अरे तो भाई सपोज बारिश आ गई होगी, वॉइड सभी पानी से फिल हो गए होंगे, तो सेचुरेट मान लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने मान लिया कि ये बल्क कंडीशन में यहाँ पर मौजूद है। मैं टोटल स्ट्रेस निकालता हूँ सिग्मा 1 मतलब ये जो फर्स्ट लेयर है इस पर टोटल स्ट्रेस। क्या इस लेयर के ऊपर कोई सॉइल मौजूद है क्या। देखो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस क्यों निकला था, इस लेयर पर मतलब इस एलिमेंट पर टोटल स्ट्रेस क्यों निकला था, क्योंकि इसके ऊपर कोई सॉइल मौजूद था जो कि वेट लगा रहा था, उसके कारण ये प्रेशर की वैल्यू निकल कर आई थी गामा जेड। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आपके साथ में इस जगह पर, क्या इस लेयर के ऊपर कोई सॉइल मौजूद हो क्या जो इसके ऊपर वेट लगा रहा हो, कोई मौजूद नहीं है, मतलब टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 0। अब पोर वाटर प्रेशर, वाटर टेबल के नीचे ही हमेशा पोर वाटर प्रेशर निकलेगा सॉइल जब डूबा रहेगा। अब यहाँ पर वाटर टेबल है ही नहीं, सॉइल आपका डूबा हुआ नहीं है पानी में, तो पोर वाटर प्रेशर नहीं लगेगा, तो पोर वाटर प्रेशर भी कितना है, 0। सो टोटल स्ट्रेस में पोर वाटर प्रेशर माइनस करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये फर्स्ट लेयर का हमारा काम खत्म हुआ। सेकंड लेयर का देखो, सेकंड लेयर पे मैं आपको क्या बताया है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं नीचे लिख देता हूँ कि आपका तो सिग्मा 1 0 हो गया, पोर वाटर प्रेशर भी 0 हो गया और इफेक्टिव स्ट्रेस भी कितने आ गए, 0 आ गए। ठीक है, अब मैं टोटल स्ट्रेस की बात करता हूँ लेयर 2 पर, 2 पर ये 2 कितना हो रहा है, गामा इंटू जेड। भाई आपकी ये डेप्थ है जेड और ये गामा, तो हमारे पास क्या आ गया, गामा इंटू जेड, टोटल स्ट्रेस आ गए। पोर वाटर प्रेशर की बात कर लो, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं पर वाटर टेबल है क्या, नो वाटर टेबल, तो पोर वाटर प्रेशर भी कितना है, 0। मतलब आप कहीं पर भी पिजोमीटर लगाओ वाटर टेबल राइज होगा ही नहीं क्योंकि वाटर है ही नहीं उसमें। ठीक है, और यहाँ पर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस लेयर 2 पर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस करेंगे तो गामा जेड ही हमें देखने को मिल जाएगा। समझ में आई। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की यदि मैं यहाँ पर बात कर डालूँ आपके साथ में कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, यदि मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बन रहा होगा। सबसे पहले अपन टोटल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, टॉप में 0 और बॉटम में गामा जेड, तो ये इसका टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका क्या हो गया, टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के टॉप में वैल्यू 0 हो गई और बॉटम में कितनी हो गई, गामा जेड की हो गई। एकदम लीनियर लाइन बनेगा, है ना, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये आपका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, टॉप में 0 बॉटम में भी 0, तो पोर वाटर प्रेशर की तो कुछ भी नहीं बनेगा, 0, ये भी 0, ये भी 0। इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, टॉप में 0 बॉटम में गामा जेड, तो जो टोटल स्ट्रेस का डायग्राम था, इस टोटल स्ट्रेस के डायग्राम में से पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम माइनस कर दो तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम मिल जाएगा। मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो एज इट इज मिलेगा ना, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि टॉप में 0 है, बॉटम में क्या आ जाएगा, गामा जेड माइनस 0, तो गामा जेड ही आपको देखने को मिल रहा होगा। समझ में मेरी बात। तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ केस नंबर 1 के लिए जब वाटर टेबल मौजूद नहीं था तब। इतनी बात समझ में आ रही है। अब पहले तो एक बार शेयर करो यार, 100 लोग तो पहुँचाओ कम से कम, है ना। एक बार जरा जल्दी से शेयर मारो सबके लिए, दोस्त यार, भाई बंधु, सीनियर जूनियर, सबको शेयर मारेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ केस नंबर 2 की तरफ। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा जब तक आप शेयर कर दो सभी के साथ में। चलो इधर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 क्या है आप लोगों का, केस नंबर 2 है कि सपोज वाटर टेबल आ चुका है लेकिन वो किसी डेप्थ पर मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर लिखा वाटर टेबल एट एनी डेप्थ, किसी डेप्थ पर हमारे पास वाटर टेबल मौजूद है। हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, आइए अपन इसकी बात करते हैं। मैंने कहा ये हमारा टॉप सरफेस है
ये हमारा कोई डेप्थ है जहाँ पर वाटर टेबल मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मैं मान लेता हूँ ये आपका Z1 है, मैं मान लेता हूँ ये आपका कोई डेप्थ Z2 है। वाटर टेबल के ऊपर सॉइल कैसी रहेगी, गामा बल्क कंडीशन में रहेगी, और वाटर टेबल के नीचे यहाँ की सॉइल क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है, फुल्ली सैचुरेट हो चुकी है। समझ में आ रही है मेरी बात, फुल्ली सैचुरेट हो चुकी है क्योंकि वाटर टेबल के नीचे मौजूद है। अब देखना मेरी बात को यहाँ पर समझना, मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं मान लेता हूँ ये अपने पास में क्या है, लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, कुछ इस तरीके से, है ना। अब हमने कहा यहाँ पर कि चलिए हम लोग स्ट्रेसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेयर 1 पर टोटल स्ट्रेस देखते हैं। क्या इस लेयर के ऊपर कोई सॉइल मौजूद है, नहीं, तो टोटल स्ट्रेस 0। क्या इस लेवल पे यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई पोरोटा प्रेशर मौजूद है क्या, क्योंकि वाटर टेबल नहीं है यहाँ पर, तो पोरोटा प्रेशर लेयर 1 पे भी 0। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0 - 0, इफेक्टिव स्ट्रेस भी अपना कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बात मुझे क्लियर हो गई साफ तौर पर। टोटल स्ट्रेस लेयर 2 पर देखते हैं। इस लेयर पर देखो, तो इस लेयर के ऊपर इतना सॉइल मौजूद है भाई, लेयर 2 के ऊपर इतना थिकनेस ऑफ सॉइल अवेलेबल है, तो गामा इंटू Z1 यहाँ का हो जाएगा टोटल स्ट्रेस, गामा इंटू Z1। पोर वाटर प्रेशर देखो, इतनी से सॉइल में कोई पानी अवेलेबल है क्या, नहीं, इतने से डेप्थ में कोई पानी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपका पोर वाटर प्रेशर लेयर 2 पर क्या हो गया, 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा लेयर 2 पर, आप देख सकते हैं गामा Z1 में से 0 माइनस करोगे तो आपको गामा Z1 ही मिलेगा। तो लेयर 2 पर हमने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल दिए। अब लेयर 3 पर चलते हैं। क्या बोल रहा है लेयर 3, ये है लेयर 3। इस लेयर 3 के ऊपर कितना सॉइल मौजूद है, तो यहाँ से लेकर ग्राउंड सरफेस से लेकर यहाँ तक का पूरा इतना सॉइल मौजूद है। तो ये 2 लेयर्स में मौजूद है, तो क्या लिख देंगे अपन, गामा Z1, क्या लिखेंगे अपन, गामा Z1, फिर इसमें प्लस कर देंगे, ये वाले सॉइल का भी वेट लेना पड़ेगा, गामा सैचुरेटेड इंटू Z2। तो गामा सैचुरेटेड इंटू Z2, ये आप लोगों का यहाँ पर आ गया आपका स्ट्रेस का वैल्यू। टोटल स्ट्रेस निकाल दिया। अब हम क्या निकाल लें, पोर वाटर प्रेशर निकाल लेते हैं। लेयर 3 पर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस लेयर 3 के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी का प्रेशर अवेलेबल है। तो आपको लेयर 3 पर निकालना था ना, तो आप क्या करेंगे भाई, आपको लेयर 3 पर निकालना था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी लेयर 3 है, ये वाली, तो मुझे इस लेयर 3 पर निकालना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पीजोमीटर लगाया। तो मैंने देखा जैसे मैं पीजोमीटर लगाता हूँ, वाटर कहाँ तक राइज होता है, फ्री वाटर सरफेस तक पूरा राइज हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर पीजोमीटर लगाता हूँ, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए मैंने क्या कहा था कि पीजोमीटर लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं पीजोमीटर लगाता हूँ, ये पीजोमीटर कहाँ तक राइज हो जाता है, इस लेवल तक पूरा की पूरा राइज हो जाता है। और मैं देखता हूँ कि ये पूरा की पूरा हाइट क्या है, ये तो Z2 है आप लोगों का, ये हाइट क्या आपका पूरा की पूरा Z2 है। तो मैं समझ चुका हूँ कि भैया आपका पोर वाटर प्रेशर क्या बन जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू Z2। सो गामा W इंटू Z2, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि वाटर टेबल यहाँ तक राइज करेगा, क्योंकि देखो ना यार, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि वाटर से सॉइल फ्लो, सॉइल से वाटर फ्लो कब करेगा, जब उसको हेड डिफरेंस मिलता है। भाई वाटर फ्लो करता है कब, जब हाई हेड से लो हेड उसको दिखता हो, हेड डिफरेंस दिखता हो, तब पानी फ्लो करेगा। यहाँ पे कोई हेड डिफरेंस थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ पर तो वाटर टेबल स्टैटिक कंडीशन में मौजूद है, इट इज नॉट फ्लोइंग, सो देयर विल बी नो लॉस इन द एनर्जी ऑफ द वाटर। तो आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो भी हाइट इतनी मिलेगी, आप इस जगह पर इंसर्ट करेंगे तो भी वाटर टेबल यहाँ तक राइज करेगा, आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो भी वाटर टेबल इस साइड तक राइज करेगा, यहाँ भी इंसर्ट करेंगे तो वाटर टेबल यहाँ तक राइज करेगा। तो आप इस पूरे सॉइल में कहीं पर भी पीजोमीटर इंसर्ट कर दीजिए, उसमें जो राइज होगा वो फ्री वाटर सरफेस के लेवल तक होगा। ये बताता है कि सॉइल के अंदर वाटर की एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर फ्लो ही नहीं कर रहा है, वाटर स्टैटिक कंडीशन में मौजूद है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको देखा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमने कहा था राइजिंग वाटर टेबल, राइज इन
वाटर लेवल इन दी ट्यूब इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा डब्ल्यू इंटू ये जो Z2 हुआ वो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना था, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना था। तो देखिए टोटल स्ट्रेस में से इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिग्मा बार 33 विल बी इक्वल टू गामा Z1 माइनस किया तो ये हमारा गामा Z1 एज इट इज आ गया, प्लस इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो देखना यहाँ भी Z2 है यहाँ भी Z2 है, तो Z2 मैंने कॉमन ले लिया और अंदर क्या रहने दिया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W अंदर रहने दिया। इस टाइप से मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या बन चुका है, अरे भैया ये तो गामा सबमर्ज बन गया ना, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि पहले मेरा वेट क्या था, गामा सैचुरेटेड था, मतलब ज़्यादा था। मैं आपको पढ़ाया था यूनिट वेट्स चैप्टर नंबर 1 में, तो मैंने कहा था गामा सैचुरेटेड सबसे बड़ा यूनिट वेट है। तो मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को छोड़ दूं तो गामा सैचुरेटेड बड़ा यूनिट वेट है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सॉइल थे इसका वेट बहुत ज़्यादा था, पहले गामा सैचुरेटेड था, लेकिन जैसे मैंने उसको पानी के अंदर डुबोया, मतलब इस वाटर टेबल के अंदर ये डूबा हुआ है, तो इसका वेट गामा सैचुरेटेड नहीं रहा, अब ये गामा सबमर्ज में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब उसके वेट में क्या हो चुकी है, कमी आ चुकी है, बायोन्सी फोर्स लग चुके हैं। तो देखो मैंने बायोन्सी फोर्स लगा दिया यहाँ पर, ये क्या था, बायोन्सी फोर्स लगा, जिसके कारण उसका वेट रिड्यूस हो गया, गामा सैचुरेटेड से वो गामा सबमर्ज में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू किस में कन्वर्ट हो गया, गामा सबमर्ज में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा बार 33 हमें कितना मिल गया, ये मिल गया आपका गामा Z1 प्लस गामा सबमर्ज Z2। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। सो दिस इज माई इफेक्टिव स्ट्रेस। तो एक इफेक्टिव स्ट्रेस ये आ गया लेयर 1 पे, फिर ये आ गया लेयर 2 पे और ये आ गया लेयर 3 पर। इस तरीके से हमने यहाँ पर देख डाला। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसका भी यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहें तो इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है इफेक्टिव स्ट्रेस का। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। मैं बोल रहा हूँ केस नंबर 3 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर बोलूँ तो कैसा बनेगा पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, लेयर 1 में तो सिंगल लाइन बनेगा। यदि पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछूं तो कैसे बनाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो केवल एक लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू 0 यहाँ भी वैल्यू 0, लेकिन यहाँ से फिर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो ये पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनेगा। बाकी आप यदि मुझसे टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे तो वो फिर आप लोगों का कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर ही बन जाएगा टॉप से बॉटम तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग केसेस में इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं यदि आपको ज़रूरत लगता है तो। केस नंबर 3 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और वो केस नंबर 3 है वाटर टेबल एट दी टॉप सरफेस। ठीक है, एट दी टॉप सरफेस लिख देता हूँ यदि आप चाहें तो। ये मैंने लिख दिया एट दी टॉप सरफेस। क्या मीनिंग हो रहा है इसका, मीनिंग ये हो रहा है कि भैया मेरे पास सपोज ये एक ग्राउंड सरफेस था, इसकी डेप्थ मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कितनी है, z है। इस तरीके से डेप्थ क्या है, z है कुछ इस तरीके से। यहाँ कहीं पर टॉप सरफेस पे पानी आ चुका है, कहाँ है, टॉप सरफेस पे पानी है। तो जब टॉप सरफेस पे पानी है तो यहाँ की सॉइल क्या हो गई होगी, पूरी तरीके से सैचुरेट, क्योंकि सभी वॉइड्स किससे फिल हो गए होंगे, वाटर से। सभी वॉइड्स वाटर से फिल हो चुके हैं, यहाँ की सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेट मान ली जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि ये लेयर क्या है मेरे पास, ये लेयर 1 है, ये लेयर क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, लेयर 1 है, लेयर 2 है। अब उसके बाद मैंने कहा चलिए निकालते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं। तो टोटल स्ट्रेस एट लेयर 1 0, पोर वाटर प्रेशर एट लेयर 1 0, इफेक्टिव स्ट्रेस एट द लेयर 1 0। समझ में आ गई बात। टोटल स्ट्रेस एट लेयर 2 देखते हैं, 2 पर कितना देखने को मिल रहा है। तो गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, तो अपन यहाँ पर लिख दिया गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। पोर वाटर प्रेशर एट 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर पीजोमीटर लगाएंगे तो पूरा यहाँ तक राइज कर जाएगा। तो सिंपल आप लिख दीजिए गामा डब्ल्यू इंटू जेड। क्या लिख रहा हूँ मैं, गामा डब्ल्यू इंटू जेड, पोर वाटर प्रेशर लिख दिया अपन ने। तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस लेयर 2 पर क्या निकाल लोगे, इसमें से इसको माइनस करना है। तो दोनों में z था, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, और दोनों में से z कॉमन निकल गया। तो
कुल मिलाकर हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड, हमारे पास ये वैल्यू देखने को मिल रहा होगा। क्लियर है मेरी इतनी सी बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या निकाल दी, वैल्यूज निकाल दी। एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, वो बात इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना जरूरी है। अभी मैंने आपको कितने केसेस बताए, मैंने आपको अभी तक 3 केसेस बता दिए, मैंने आपको अभी तक 3 केसेस बता दिए। इन 3 केसेस में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आइए इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। मैं बोलता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा आप लोग, तीनों केस आपको दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि जब मैंने ये केस लिया, मैं मान लेता हूँ कि ये जो जेड में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ डेटा। जेड जो है वो सपोज मेरा 5 मीटर है, मेरे पास जो गामा है वो सपोज मेरे पास जो गामा है वो गामा सपोज 18 है, गामा सेचुरेट जो है मेरे पास वो सपोज 20 है, गामा डब्ल्यू जो है मेरे पास वो है सपोज 10। ये है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। गामा मतलब बल्क कंडीशन का यूनिट वेट, गामा सेचुरेट जिससे ज़्यादा होता है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और एक और बात कि यहाँ पर जो मैंने Z1 Z2 ले रखा है, Z1 और Z2, तो Z1 2 मीटर है, Z2 3 मीटर है, तो आपका मैंने वो भी मेंशन कर दिया कि Z1 2 मीटर है और Z2 सपोज 3 मीटर है। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। खत्म है इतनी बात, सब कुछ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर हम ये 3 केसेस का वैल्यू निकाल के देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपका जो भी आखिरी लेयर है, भाई जेड की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, जेड की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। ये आपका आखिरी लेयर है सॉइल का। यहाँ पर भी आपका यदि मैं टोटल जेड बात करूँ तो Z1 था 2 मीटर, Z2 था 3 मीटर, तो 2 और 3 5, तो ये भी सेम लेयर है, ये भी वही लेयर है जो ये वाला लेयर था। मतलब यहाँ पर पानी नहीं था उस दौरान, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, तो वाटर टेबल जो नीचे था वो उठ के यहाँ तक आ गया है सपोज, तो वाटर टेबल उठ के इस लेवल पर आ चुका है सपोज, ठीक है। तो ये लेयर सेम है, जो लेयर ये वाली थी 5 मीटर डेप्थ, तो ये भी 5 मीटर डेप्थ पर ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 मीटर है, इसकी वैल्यू 3 मीटर है, तो ये आपकी 5 मीटर की डेप्थ पर ही है। और ये जो लेयर ले रखा है ये भी जेड 5 मीटर है इस वाली लेयर पे। जरा आखिरी वाली लेयर्स पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल के देखें क्या हम लोग कितना आता है। इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल के देखना है आखिरी वाली लेयर पर, इस पर और इस पर निकाल के देखिए जरा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आता है। इनका चलिए हम निकालते हैं। वैल्यू क्या है यहाँ पर, गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड, मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही होगी, गामा ये रहा और जेड ये रहा, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है क्या, 18 इंटू 5 कितना आ रहा है, 18 इंटू 5 कितना होता है, 90 होता है यार शायद, यस 90 होता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया कि इसका जो आंसर मिला फर्स्ट केस से, यहाँ पर हम लिखता हूँ फर्स्ट केस से मुझे कितना मिल रहा है, 90 किलो पास्कल इफेक्टिव स्ट्रेस मिल रहा है। चलिए सेकंड केस से देखते हैं, सेकंड केस से क्या आ रहा होगा। सेकंड केस से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, फर्स्ट केस से 90 किलो पास्कल मिला, सेकंड केस में देखते हैं। ये फॉर्मूला है, Z1 में कितना बोला, Z1 कहाँ गया, 2 मीटर Z1 बोला और गामा में 18 बोला, सो 18 इंटू 2 प्लस गामा सबमर्ज कैसे निकालोगे, गामा सेचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू करके, तो गामा सेचुरेट 20 था, गामा डब्ल्यू 10 था, सो 20 माइनस 10, 10 बचा आपके पास, तो 10 इंटू मैं आपको 3 कर रहा हूँ, वैल्यू आ रही 66। तो सेकंड केस से मेरे पास जो वैल्यू आ गया वो 66 किलो पास्कल आ गया। आइए थर्ड केस की अपन बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं, थर्ड केस की, कि थर्ड केस में क्या हो रहा होगा। थर्ड केस में यहाँ पर देखा गामा सबमर्ज इंटू जेड, गामा सबमर्ज कितना होता है, गामा सबमर्ज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ रहा है। अब देखेंगे गामा सबमर्ज कैसा आएगा, गामा सेचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू, 20 माइनस 10 बचा 10 और जेड कितना है 5, 50 अपने पास यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो थर्ड केस में मुझे मिल रहा है यहाँ पर 50 किलो पास्कल। मतलब आप पाएंगे कि फर्स्ट केस में वैल्यू थी मेरे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की 90 किलो पास्कल, सेकंड केस में थी मेरे पास 66 किलो पास्कल और थर्ड केस में कितनी आ गई 50 किलो पास्कल। मतलब जैसे जैसे वाटर टेबल ऊपर आता चला जा रहा है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। यहाँ पे वाटर टेबल था क्या, नहीं था, तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कितने मिल गए 90 किलो पास्कल तक इफेक्टिव स्ट्रेस मिल गए।
यहाँ पे वाटर टेबल थोड़ा ऊपर आ गया, बारिश हुई होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वाटर टेबल क्या हो जाते हैं, रेनी सीजन में वाटर टेबल इंक्रीज कर जाते हैं, तो वाटर टेबल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो इस लेवल पर वाटर टेबल आ गया तो आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गए, 90 किलो पास्कल से डिक्रीज होकर कहाँ तक आ गए, 60 किलो पास्कल तक आ गए। इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब रिड्यूस हो गए। वाटर टेबल और इंक्रीज हुआ और कहाँ पहुंच गया, इस केस में ग्राउंड सरफेस पर पहुंच गया। तो जब इस केस में ग्राउंड सरफेस पर यदि वाटर टेबल पहुंच गया तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितने रिड्यूस हो गए, ये रिड्यूस टू 50 किलो पास्कल ही रह गए। मतलब जैसे जैसे वाटर टेबल ऊपर आता जा रहा है आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होते चले जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। एज ए गुड सिविल इंजीनियर मुझे आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे हायर इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए या लोअर इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मुझे हायर इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए या लोअर इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए। तो मेरा आंसर होगा कि हमें हमेशा हायर इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए। क्या चाहिए हमें, हायर इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए। क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जितने ज़्यादा होते हैं सॉइल में, इसका मतलब ये होता है कि आपकी सॉइल उतना ज़्यादा डेंस है, आपकी सॉइल में स्टिफनेस उतनी ज़्यादा है, आपकी सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है, आपकी सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स उतने ज़्यादा निकलेंगे और अल्टीमेटली आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी ही भी बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा हायर इफेक्टिव स्ट्रेसेस चाहिए हमारी सॉइल में। क्लियर है। लेकिन वाटर टेबल क्या कर रहा है, यहाँ पे मामला बिगाड़ दे रहा है। वाटर टेबल यदि ऊपर आ जा रहा है तो हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारी सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो हमें वाटर टेबल को डिक्रीज कर देना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है, ये फ्लड की कंडीशन है। जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे आ जाए इसको फ्लड की कंडीशन बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं वाटर लॉक्ड एरिया। आपको देखने को मिलता है पूरा जमीन कीचड़ में भर चुका है, वाटर टेबल इतना ऊपर आ गया कि पूरा फ्लडेड हो गया एरिया, तो इसको फ्लड की कंडीशन भी बोल सकते हैं और इसको आप चाहें तो वाटर लॉक्ड एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला केस नंबर 3 जो मैं आपको बताया। अब एक केस देखते हैं। एक केस क्या देख रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, एक केस मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट केस नंबर 4, और वो 4th केस है कुछ इस तरीके से। आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि बनाना चाहें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना के बताऊं क्या मैं आपको, आइए मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के बताता हूं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा, एकदम आसान है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल स्ट्रेस ये रहा, टॉप पे कितनी थी 0 और बॉटम में गामा सैचुरेटेड इनटू जेड। तो टॉप में 0, बॉटम में गामा सैचुरेटेड इनटू जेड, ये टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। पोर वाटर का ये देखो, पोर वाटर का हमें क्या देखने को मिला, टॉप में 0, टॉप में 0, बॉटम में गामा डब्ल्यू जेड, बॉटम में गामा डब्ल्यू जेड। और इफेक्टिव स्ट्रेस का और पतला हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज इनटू जेड। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इस विड्थ किसकी ज़्यादा, इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा, उससे कम पोर वाटर की और सबसे कम इफेक्टिव स्ट्रेस की, क्योंकि इसमें से हमने इसको माइनस किया तब जाके हमें ये छोटा सा विड्थ देखने को मिला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था केस नंबर 4, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, केस नंबर 4 बता रहा हूँ। केस नंबर 4 क्या है आप लोगों का, यहाँ पर केस नंबर 4 है, इधर कर देता हूँ मैं कैमरा थोड़ा, है ना। केस नंबर 4 मेरे पास है वाटर टेबल। देखो वाटर टेबल ऊपर आता जा रहा है, ऊपर आता जा रहा है, कहाँ तक आ गया, ग्राउंड सरफेस तक आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड सरफेस के भी ऊपर चला गया, तो मैंने लिखा वाटर टेबल अबव ग्राउंड सरफेस, अबव ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के भी क्या हो गया है, ऊपर आ गया है। कैसे आ गया, ये देखिए, ये मैंने कहा ये हमारा वाटर टेबल है जो कि ऊपर है, आपका जो ग्राउंड सरफेस है वो कहाँ है, नीचे है, और ये हमारा बेड लेवल है। समझ में इतनी सी बात। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है, मेरा यहाँ पर कहना यह है कि मैं मान लेता हूँ ये कोई मेरी हाइट h है और ये मेरी कोई हाइट यहाँ पर z है। ठीक है, ये पूरा की पूरा क्या है, पानी है। ग्राउंड सरफेस तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये ग्राउंड सरफेस के भी ऊपर चला गया पानी, तो ये पूरा की पूरा क्या है, आपका पानी है, रिवर है। ठीक है, तो यहाँ का यूनिट वेट क्या रहेगा, अरे ये तो गामा डब्ल्यू रहेगा ना, सिर्फ यूनिट वेट ऑफ वाटर। और ये क्या है, सॉइल है जो कि पूरी तरीके से सेचुरेट है, क्योंकि वाटर टेबल ऊपर है, सॉइल नीचे है, तो यहाँ की सॉइल पूरी तरीके से क्या है, फुल्ली सेचुरेटेड होगी। इतनी बात क्लियर। हाँ सर, यहाँ तक की बात मुझे क्लियर है, यहाँ तक की बात मुझे क्लियर है।
अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये कंडीशन मुझे कहाँ देखने को मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस से भी ऊपर चला जाए, ये कंडीशन मुझे कब देखने को मिलेगा। ये तो आपने बताया कि ये फ्लड की कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये क्या चीज़ है, या वाटर लॉक्ड एरिया हो सकता है ये। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है कि जब वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस आ जाए, क्या ऐसा संभव है क्या सर कि ज़मीन से ऊपर आ जाए आपका वाटर टेबल, क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। कहाँ देखने को मिलेगा सर? अरे आपका रिवर क्या है, वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस है ना। ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब क्या है, जितने भी वाटर बॉडीज है ये सब वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस ही तो है। आप रिवर में नहाने जाते हैं तो ये रिवर का लेवल हो गया वाटर का, आप इसके अंदर जाते हैं तो आप पानी में जब उतरते हैं नदी में नहाने, तो आपके जो लेग्स है वो किसी न किसी सरफेस पर टिके हुए होते हैं ना, मतलब वहाँ भी ग्राउंड सरफेस होता है ना रिवर में, तो वहाँ पे ग्राउंड सरफेस क्या है, नीचे है, पानी ऊपर है, तो ये आपका रिवर का कंडीशन हो गया। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि हमारा क्या है, लेयर 1 1 है, ये लेयर 2 2 है, ये आपका लेयर 3 3 है। ठीक है, लेयर 1 1 हो गया, लेयर 2 2 हो गया और लेयर 3 3 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यदि आप पाएंगे तो टोटल स्ट्रेस 1 1 पे कितना आ रहा है, 0, 2 2 पर कितना आ रहा है, सॉरी पोर वाटर प्रेशर एट 1 1 कितना आ रहा है, 0, और इफेक्टिव स्ट्रेस एट 1 1 कितना आ रहा है, 0। हम यहाँ पर टोटल स्ट्रेस 2 2 पर देखते हैं। आपकी ये लेयर थी, इस लेयर के ऊपर कोई वेट लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है ना, इतनी थिकनेस का पानी वेट लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो ये आपका टोटल स्ट्रेस हो गया गामा डब्ल्यू इंटू एच। लेयर 2 2 पर इतना थिकनेस ऑफ वाटर प्रेशर लगा रहा है, तो वो हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। फिर पोर वाटर प्रेशर, हाँ बिल्कुल लगेगा। आप यहाँ पर पानी एक पीजोमीटर लगाओ, कहाँ तक राइज कर जाएगा, इस लेवल तक राइज कर जाएगा, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा लेयर 2 2 पर, पोर वाटर प्रेशर ये रहा, टोटल स्ट्रेस ये रहा, तो टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर दो, गामा डब्ल्यू एच में से गामा डब्ल्यू एच गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितने आ गए, 0 आ गए। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गए, 0, क्योंकि बेटा इफेक्टिव स्ट्रेस पानी में नहीं निकलता है, सॉइल में निकलता है, और यहाँ तक पूरा पानी था, इसके नीचे इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेंगे, इसके ऊपर नहीं मिलेंगे, याद रखना। इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर 0 आ गए लेयर 2 2 पर। लेयर 3 3 की बात करते हैं टोटल स्ट्रेस की, तो कितना हो जाएगा, इस लेवल पर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, एक तो ये वाटर का लग रहा है, दूसरा ये सॉइल का लग रहा है, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच लिया, प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू जेड लिया। यहाँ पर गामा सेचुरेटेड इंटू जेड ले लिया अपन ने। यहाँ तक की बात समझ में आ रही मेरी। उसके बाद गामा डब्ल्यू इंटू एच हो गया, गामा सेचुरेटेड इंटू जेड हो गया। उसके बाद पोर वाटर प्रेशर लेयर 3 3 पर देखते हैं, तो पोर वाटर प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा लगेगा। आप यदि यहाँ पर एक पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो वाटर कहाँ तक राइज कर जाएगा, पूरा टॉप सरफेस तक ये आपका वाटर इजीली विदाउट एनी डाउट राइज कर जाएगा। समझ में आ रही है? तो फ्री वाटर सरफेस तक पूरा राइज कर गया, तो हाइट कितनी हो गई, h प्लस जेड, पूरा का पूरा हो गया। तो गामा डब्ल्यू अंदर में मैंने क्या लिख दिया, h प्लस जेड, ये पूरा आपका वाटर टेबल के कारण, मतलब वाटर राइज होने के कारण पोर वाटर प्रेशर आ गया। बायोम से फोर्स के टर्म में निकाले हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर रहा हूँ, तो गामा डब्ल्यू एच में से ये गामा डब्ल्यू एच माइनस हो गया, ये गामा डब्ल्यू जेड हुआ अंदर, तो गामा सेचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू जेड, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल गई, गामा सबमर्ज इंटू जेड मिली। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो जरा एक बार, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस मिला वो आपको ये मिल रहा है, एक बार देखो यही सही लिख रहा हूँ क्या मैं इसको, गामा सबमर्ज इंटू जेड, बिल्कुल सही लिखे हैं अपन गामा सबमर्ज इंटू जेड। तो इसका मीनिंग ये हो चुका है यहाँ पर कि भैया, है ना, इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो चुका है कि भैया यहाँ पर आपने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल दिया, उसकी वैल्यू आई गामा सबमर्ज इंटू जेड। पहले भी देखो जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे था तो वैल्यू कितनी आई थी, सेम आई थी, गामा सबमर्ज इंटू जेड। मतलब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस से रहे तब भी वैल्यू सेम, जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस से ऊपर चला जाए तब भी वैल्यू सेम। मतलब मैंने क्या निकाला कंक्लूजन, अभी मैंने आपको क्या निकाल के बताया, अभी मैं यदि यहाँ पर इसका इफेक्टिव स्ट्रेस निकालूँ तो कितना निकलेगा, मैंने जो आपको डेटा दिया था, मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको जो डेटा दिया था, डेटा में मैंने क्या बताया था कि जेड 5 मीटर है, गामा सेचुरेट 20 और गामा डब्ल्यू 10 है।
तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सबमर्ज हुआ, गामा सबमर्ज में 5 का मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 5 50 किलो पास्कल। तो वाटर टेबल यदि ग्राउंड सरफेस के ऊपर चला गया, रिवर का कंडीशन बता रहा हूँ, वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस से ऊपर चला गया, रिवर में, रिवर का केस है, तो ऐसी कंडीशन में भी इफेक्टिव स्ट्रेस 50 किलो पास्कल ही आ रहा है। मतलब आप पाएंगे कि फर्स्ट केस में 90 था, सेकंड केस में 60 था, थर्ड केस में 50 था, और आपका फोर्थ केस जो मैंने लिया है कि वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस, वहां पे भी कितना आ रहा है, 50 किलो पास्कल ही वहां पे भी देखने को मिल रहा है। मतलब थर्ड केस और फोर्थ केस में सेम वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उस दो स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनेंगे। वाटर टेबल फर्स्ट केस से थर्ड केस में कंटिन्यूसली वाटर टेबल ऊपर जा रहा था, लेकिन विद इन द सॉइल जा रहा था। तो जैसे जैसे आपका वाटर टेबल ऊपर जाता है सॉइल के अंदर, मैं किस में बता रहा हूँ, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर यदि वाटर टेबल आपका ऊपर की तरफ जाता है तो आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेकिन एक बार जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे चला जाए और उसके बाद यदि वाटर टेबल ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होता, आपकी आंखों के सामने है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो विद इन द सॉइल इफ द वाटर टेबल इज इंक्रीजिंग, इफेक्टिव स्ट्रेस विल डिक्रीज। above the ground surface if the water table is increasing or decreasing, effective stress will not change। effective stress क्या बना रहेगा, आपका सेम बना रहेगा। तो एक एग्जांपल लेके मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो ये 4 केसेस मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ। एक लास्ट केस में भी और बताऊंगा कैपिलरिटी का, और आपका ये इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, उस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखिए आप लोग, है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक बार देखेंगे, कैमरा में घुमा रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमने अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट किया इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले टोटल स्ट्रेस क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर को अपन न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं ना, न्यूट्रल स्ट्रेस। उसके बाद मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस बताया कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर करो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेगा। केस नंबर 1 देखा जब वाटर टेबल नहीं था, फिर केस नंबर 2 देखा कि वाटर टेबल थोड़ा आ चुका है, फिर केस नंबर हमने 3 देखा कि वाटर टेबल इतना आ गया कि वो ग्राउंड सरफेस से पहुंच गया, और मैं बोल रहा हूँ कि केस नंबर 5 हमने 4 देखा कि वाटर टेबल कहाँ पहुंच गया है, ग्राउंड सरफेस से भी ऊपर चला गया है। ठीक है, ये 4 केसेस में अभी आपको इफेक्टिव स्ट्रेस के बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतना आप यदि नोट करें तो नोट कर लीजिए, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ और बोर्ड नंबर 1 को यहाँ पर रब कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, बोर्ड नंबर 1 को रब कर देता हूँ। ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग लिख रहे हैं सर, आई एम डिप्लोमा होल्डर, आप लोगों की वजह से कल मेरा एसएससी का पेपर बहुत मस्त हुआ, थैंक यू सर। ओके भाई, ऑल अबाउट इंजीनियर, आप अपना एक बार नाम तो बता दो, छुपे रुस्तम हो भाई आप, आपका नाम बताओ एक बार। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्या नाम है आपका? शिवम त्रिपाठी नाम है ऑल अबाउट इंजीनियर का। ठीक है भाई शिवम त्रिपाठी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका एसएससी का पेपर अच्छा गया है। अभी हैंडबुक लॉन्च नहीं किया हूँ राजीव यादव में, हैंडबुक लॉन्च करना अभी बाकी बेटा। लव यू टू ऑल बेटा, लव यू टू ऑल। चलिए मैं यहाँ पर बोर्ड रब कर दिया हूँ, बोर्ड नंबर 1, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। और नेक्स्ट केस में बता रहा हूँ यहाँ पर कैपिलरिटी का।
नेक्स्ट केस मैं किसका बता रहा हूँ, कैपिलरिटी का मैं आपको नेक्स्ट केस बता रहा हूँ, है ना। सो केस नंबर 5 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। केस नंबर 5 है कैपिलरिटी इन सॉइल। कैपिलरिटी इन सॉइल, कैपिलरिटी में होता क्या है बेसिकली आप इसको समझ लीजिए एक बार। मैंने कहा कैपिलरिटी इन सॉइल, ये हमारा केस नंबर 5 है। इसके अंदर हमने क्या कहा कि सपोज मेरे पास ये आपका एक ग्राउंड सरफेस है, ये आपका क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है। मैं मान लेता हूँ किसी डेप्थ पर हमारे पास यहाँ कहीं पर वाटर टेबल मौजूद है और ये हमारा क्या है, एक लास्ट लेयर है सॉइल का। हमने मान लिया कि हमारा डेप्थ सपोज Z1 था और ये डेप्थ क्या है अपने पास Z2 है ना। अब आप बोलेंगे सर केस नंबर 2 जो था वो भी तो यही था। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग सोच सकते हैं कि आपको ये जो केस नंबर 2 नज़र आ रहा है कि वाटर टेबल एट एनी डेप्थ, तो यहाँ पर भी तो वाटर टेबल किसी डेप्थ पर था। यहाँ भी Z1 डेप्थ लिया था, यहाँ भी Z2 डेप्थ लिया था। तो केस नंबर 2 और केस नंबर 5 जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके केस नंबर 5 में मैं कैपिलरिटी कंसिडर कर रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, कैपिलरिटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिलरिटी की अपन डिस्कशन ले रहे हैं, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ, है ना, मतलब मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी सॉइल में कैपिलरिटी ऑकर हो रहा है, कैपिलरी राइज हो रहा है, ये मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। तो मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये आपका वाटर टेबल है, ये आपका वाटर टेबल है। तो वाटर टेबल से अक्सर वाटर टेबल से आपका कुछ अमाउंट ऑफ पानी कहाँ जाने लगता है, ऊपर की तरफ राइज होता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी ये पानी क्या हो रहा है, यहाँ पर राइज हो रहा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी फिलहाल में हम क्रैश कोर्स में वो कारणों के पीछे नहीं भागेंगे, हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि यदि ये वाटर टेबल है तो कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण इस वाटर टेबल में से कुछ अमाउंट ऑफ पानी ऊपर की तरफ क्या हो गया, राइज हो गया। ये वाटर ऊपर की तरफ राइज हो रहा है ना, मतलब ये वाटर क्या है, टेंशन में है। अरे देखो यार भाई, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। कोई भी चीज ऊपर की तरफ जा रही है मतलब क्या, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए ये क्या होती है, वाटर यहाँ का क्या होता है, टेंशन में होता है। आप खुद ही सोचिए, जैसे मुझे कोई वॉल चढ़ना है, जैसे एक वॉल यहाँ पर है, दूसरी वॉल यहाँ पर है। वॉल बोले तो दीवार, एक दीवार यहाँ पर है, दूसरी दीवार यहाँ पर है। यदि मैं इसको चढ़ना चाहता हूँ तो कैसे चढ़ूंगा, एक बार यहाँ पकड़ूंगा, दूसरी बार यहाँ पकड़ूंगा। मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, एक बार यहाँ पकड़ूंगा, एक बार यहाँ पकड़ूंगा, एक बार इधर पकड़ूंगा, एक बार। तो ऐसे करते करते मैं पूरा नीचे से ऊपर तक क्या कर दूंगा, चढ़ जाऊंगा, चढ़ाई कर लूंगा। तो जिस टाइम पे मैं चढ़ रहा हूँ ना, आप सोचिए मेरा हाथ क्या है, टेंशन में है, मैं ऐसी कंडीशन में हूँ ना। तो आप देखिए मेरे हाथों में पेन होने लग रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा हाथ क्या है, टेंशन में है। तो वाटर भी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ वाटर की मैं जैसे वॉल को पकड़ता हुआ इंक्रीज कर रहा था, ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा था। वाटर कैसा क्लाइंब कर रहा है, यहाँ पर वो सॉइल सॉलिड को पकड़ रहा है। उसने यहाँ के एक सॉइल सॉलिड को पकड़ा, फिर यहाँ के सॉइल सॉलिड को पकड़ा, सॉइल सॉलिड को नीचे लाया, फिर ये ऊपर गया, दूसरे सॉइल सॉलिड को पकड़ा, उसको नीचे खींचा, फिर तीसरे को पकड़ा, उसको नीचे खींचा, फिर चौथे को पकड़ा, फिर उसको नीचे खींचा। तो ऐसा करता करता वाटर क्या हो गया, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर गया। तो वाटर ने क्या किया, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर गया। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि वाटर टेबल ऊपर चला गया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ना सोच लें कि ये वाटर टेबल ऊपर की तरफ जा रहा है। वाटर टेबल ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, वाटर टेबल वहीं पर है। वाटर टेबल में से कुछ अमाउंट का वाटर ऊपर की तरफ चला गया। सर क्या कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, कि जहां से हमें समझ में आ जाए? हाँ बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। आपने कभी कुआं देखा है? आपने कभी कुआं देखा है? कुआं बोले तो वेल, वेल होते हैं, खेतों में होते हैं, घरों में होते हैं, है ना। तो वो जो कुआं होता है, वो जो वेल होता है, आप यदि उसमें देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊं, ये क्या है, ये हमारा कुआं है ना। इस कुएं में वाटर टेबल यहाँ कहीं पर, मतलब इतनी डेप्थ पर पानी मौजूद है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ। देख सकते हैं ना, कुएं को तो अपन देख सकते हैं ना। तो ये मुझे इसके अंदर पानी इस लेवल पे दिख रहा है, और आसपास से क्या है, ये पूरा सॉइल का सरफेस होगा। तो मैं बोल रहा हूं, मैंने एक बात यहां पर नोटिस किया कि आपका वाटर टेबल यहीं तक है,
लेकिन आपका जो सॉइल मुझे गीला दिखाई देता है, जो गीला दिखाई देने से मतलब जो वेट सरफेस दिखाई देती है वो यहाँ तक की दिखाई देती है। आप इस बात को नोटिस किए या नहीं किए? यदि नोटिस नहीं किए तो कोई बात नहीं, आज जाके करना, किसी भी वेल में झांक के देखना, वाटर टेबल यहीं तक दिखेगा, लेकिन आपको जो सॉइल उसके आसपास का जो सॉइल है वो थोड़ा सा ऊपर हाइट तक का आपको गीला नजर आएगा, सेचुरेटेड नजर आएगा। तो भाई जब वाटर टेबल आपका यहीं पर है तो इतने इसके ऊपर का सॉइल यहाँ तक कैसे सेचुरेट हो गया, मतलब यहाँ तक कैसे ये गीला हो गया? ये आपको वेट सरफेस नजर आएगी सॉइल में। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक बार कमेंट करके बताओ, यस और नो। नोटिस किया कि नहीं किया आप लोगों ने? एक बार कमेंट करके बताओ। तो ये क्या हो रहा है वास्तव में? ये कैपिलरिटी होता है कि इस वाटर टेबल में से कुछ अमाउंट का पानी सॉइल के ऊपर क्या चला गया है, ऊपर की तरफ चला गया है। एक बार कमेंट करके बताओ आप लोगों ने ऐसी बात नोटिस की है कि नहीं? कुएं के अंदर 100% सत्य वचन लिख रहे हैं सभी लोग, एकदम सही बात बोली सर। हाँ भाई, सदब लिख रहे हैं सर, आप लोग जितना 4 मंथ में पढ़ाए हैं उतना हमारे कॉलेज में पूरा 4 साल में नहीं में नहीं पढ़ाएंगे। नहीं नहीं ठीक है भाई, कॉलेज वाले भी ठीक है। यस सर, गांव में होता है, घर में भी होता है, बस। हाँ चलो भाई, सब ने नोटिस करा, अच्छी बात है। तो ये होता है आप लोगों का यहाँ पर क्या चीज़ है, ये मैंने किसके बारे में बताया? ये मैंने आपको कैपिलरिटी के बारे में बताया। तो जब भी कैपिलरिटी होता है ना, तो कैपिलरिटी के कारण आपका सॉइल के अंदर जो ये पानी ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए ये वाटर किस में है? टेंशन में है। चूंकि ये वाटर टेंशन में है, इसलिए ये वाटर कैसा प्रेशर लगाता है? ये वाटर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर लगाता है। कैसा प्रेशर लगाएगा? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर लगाएगा। तो आप देखिए वाटर टेबल के नीचे का पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा? वाटर टेबल के नीचे यदि मैं पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। भाई वाटर टेबल के नीचे मैं बना रहा हूँ, तो वाटर टेबल के नीचे कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप मुझसे पूछें, ये आपका फ्री वाटर सरफेस था, इसके नीचे आप पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस ट्रायंगुलर तो बनाते हैं, जैसे कि यहाँ का यूनिट वेट वाटर का गामा डब्ल्यू है, तो गामा डब्ल्यू इंटू Z2 ये आपका पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू Z2। ये कहाँ बनाया मैं? वाटर टेबल के नीचे बनाया, ये पॉजिटिव था, लेकिन वाटर आपका यहाँ से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और वो वाटर किसमें? टेंशन में है। तो इतने से सॉइल में आपका पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, और वो कैसा डेवलप होगा? नेगेटिव, टेंशन में है वाटर इसलिए। तो यहाँ पर वाटर टेबल के नीचे आपका पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर रहेगा, और वाटर टेबल के ऊपर इस बार आपको पोर वाटर प्रेशर मिलेगा। ये एक अकेला केस है जिसमें पोर वाटर प्रेशर वाटर टेबल के ऊपर भी मिलता है। सभी केसेस में पोर वाटर प्रेशर वाटर टेबल के नीचे देखने को मिलता है, लेकिन ये एक अकेला केस है कैपिलरिटी, जहां पर आपको वाटर टेबल के ऊपर भी पोर वाटर प्रेशर देखने को मिलेगा, और वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो वाटर टेबल के नीचे ये पॉजिटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव कैसा हो जाएगा? नेगेटिव कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। समझ में आई बात? तो दिस इज योर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। क्या हो गया? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर ये आपका नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर कितनी हाइट हो गई? Z1 हाइट तक। तो ये आपका यहाँ पर क्या पोर वाटर प्रेशर बन जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू Z1। तो यहाँ से लेकर फ्री वाटर सरफेस पर तो पोर वाटर प्रेशर हमेशा जीरो होता है। फ्री वाटर सरफेस, ये आपकी क्या है? फ्री वाटर सरफेस, उसको हम बोलेंगे वाटर टेबल बोलेंगे। तो इस पर आपका जो पोर वाटर प्रेशर है वो हमेशा जीरो रहेगा। इसके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको, इस पर्टिकुलर जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ कैपिलरी राइज। इस जोन को अपन क्या कहते हैं? इस जोन को अपन कहते हैं जोन ऑफ कैपिलरी राइज। यहां पर हमें देखने को मिलता है जोन ऑफ कैपिलरी राइज, ठीक है। तो जब ये वाटर टेबल ऊपर गया, मतलब ये जो वाटर था वो ऊपर गया, तो उसने यहाँ की सॉइल को भी पूरा क्या कर दिया? सेचुरेट कर दिया। तो यहाँ की सॉइल अब पूरी तरीके से फुली सेचुरेट हो चुकी है। यहाँ की सॉइल भी अब क्या हो चुकी है? आपकी पूरी तरीके से सेचुरेट हो चुकी है। तो दोनों ही सॉइल क्या है? पूरी तरीके से सेचुरेट है। आइए हम इसके अंदर टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये लेयर मेरा 1 1 है,
ये लेयर मेरा 2 है एंड दिस लेयर इज 3 है। ठीक है, लेयर 1 हो गया, लेयर 2 हो गया, लेयर 3। आइए हम इसके ऊपर पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की टोटल स्ट्रेस एट द लेयर 1 के, कितना आ रहा है भाई, इसके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है क्या? नहीं, वैल्यू कितनी है 0। पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर लग रहा है, हाँ लग रहा है। कितना आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है गामा W इंटू Z1। कुछ बच्चे गलती से यहाँ जीरो पुट कर देते हैं क्योंकि उनको आदत हो जाती है कि टॉप सरफेस पे जीरो पुट करना है। अरे भाई कैपिलरिटी का केस है, यहाँ पर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है? गामा W इंटू Z1 का। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है? नेगेटिव में है। ये वैल्यू किस में है? नेगेटिव में है। तो अपन क्या पे लिखेंगे? नेगेटिव गामा W Z1 लिखेंगे। और अपने पास इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, 0 माइनस गामा W Z1। तो वैल्यू अब अपने को पॉजिटिव होकर मिल जाएगी गामा W इंटू Z1 की। तो आप देखेंगे, आप चाहे मेरा केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 3 देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ। केस नंबर 1 तो मैं हटा दिया हूँ, लेकिन केस नंबर 2, 3, 4 अभी भी बाकी है। केस नंबर 2 देखिए, हमारे पास टॉप सरफेस पे कितना इफेक्टिव स्ट्रेस मिला था? 0। यहाँ पर भी इफेक्टिव स्ट्रेस टॉप लेयर पे कितना मिला था? 0। और यहाँ पर भी हमारे पास टॉप लेयर में, सॉइल के टॉप लेयर में इफेक्टिव स्ट्रेस कितना मिला था? ये सॉइल का टॉप लेयर है, कितना मिला था इफेक्टिव स्ट्रेस? 0। ये एक अकेला केस है कैपिलरिटी का, ये कैपिलरिटी का एक अकेला ऐसा केस है जहाँ पर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस टॉप लेयर पे मिल चुका है। और कितना मिला है? गामा W Z1 मिला है। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर अपन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि वाटर टेंशन में था कैपिलरी जोन के अंदर, अबो द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी ये जा रहा था, इस कारण से। टोटल स्ट्रेस निकालते हैं लेयर 2 पर, टोटल 2 पर निकालते हैं। तो गामा सैचुरेटेड इंटू Z1, क्या लिखा? गामा सैचुरेटेड इंटू Z1, ये अपना टोटल स्ट्रेस आ गया लेयर यहाँ तक का। फिर पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर क्या है? ये तो फ्री वाटर सरफेस है, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू अपन ने 0 रख दी। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया लेयर 2 पर? दिस माइनस दिस, सो गामा सैचुरेटेड Z1 अपने पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद लेयर 3 पर देख लेते हैं। 3 पर मतलब इस जगह पर, तो कितना हो जाएगा? गामा सैचुरेटेड Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड Z2। तो अपन ने लिख दिया गामा सैचुरेटेड Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड Z2, ऐसा अपन ने यहाँ पर लिख दिया। पोर वाटर प्रेशर कितना आ रहा है लेयर 3 पर? पोर वाटर प्रेशर ये था लेयर 3, पोर वाटर प्रेशर कितना आ रहा है? गामा W Z2 आ रहा है, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया गामा W Z2 का। तो टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर अपन यदि माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? आपका इफेक्टिव स्ट्रेस निकल कर आ जाएगा, और वो कितना आ रहा है? दिस माइनस दिस, तो गामा सैचुरेटेड Z1 एज इट इज आ गया। ठीक है, प्लस गामा सैचुरेटेड Z2 माइनस गामा W Z2, तो Z2 कॉमन, अंदर क्या बचा? गामा सबमर्ज बचा, तो गामा सबमर्ज Z2 ये हमारे पास ये आ गया। तो हमने इफेक्टिव स्ट्रेस हर एक लेयर पे निकाल दिया। कैपिलरिटी का इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है? कैपिलरिटी का इफेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो चुके हैं? इंक्रीज हो चुके हैं। आपका क्या हो चुका है? इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, आप खुद ही सोचो, मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये होता है। अब यदि मैं कहूं कि हमारे पास टोटल स्ट्रेस माइनस और पोर वाटर प्रेशर सपोज नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सिग्मा में इस बार पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? इंक्रीज। और ये तो मेरे लिए क्या बात? बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए क्या है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाना मतलब सॉइल का डेंसिफिकेशन हो जाना। सॉइल का डेंसिफिकेशन हो जाना मतलब उसका यूनिट वेट इंक्रीज हो जाना, शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाना, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाना। तो कैपिलरिटी के कारण हमारे सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे तो सर क्या सिर्फ फर्स्ट लेयर पे ही इंक्रीज हो रहे हैं क्या? क्योंकि पहले 0 मिल रहा था, अब गामा W Z1 मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि बेटा जो इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस में, ये इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस सिर्फ आपको फर्स्ट लेयर पर ही नहीं देखने को मिलेगा,
आपको हर एक लेयर पे देखने को मिलेगा, चाहे आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ 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 यहाँ, सब जगह किसी भी जगह पर आप निकालो, आपको हर एक लेयर में, हर एक जगह पर, हर एक एलिमेंट में, हर एक पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि कितना इंक्रीज हो रहा है, सपोज आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो 20 किलो पास्कल का इंक्रीज हो रहा है, ऐसा मैंने यहाँ पर आपको कहा। आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना हो रहा है, सपोज 20 किलो पास्कल का हो रहा है, तो 20 किलो पास्कल का यहाँ भी होगा, सेम 20 का यहाँ भी होगा, सेम 20 का यहाँ भी होगा, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह, हर एक लेयर पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक एलिमेंट में जो इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीमेंट होता है दैट विल बी सेम इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा हर एक लेयर में। क्लियर हो रही मेरी इतनी सी बात। सो ये था आपका लास्ट केस नंबर 5 जो हमने कैपिलरिटी पर यहाँ पर डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में। क्लियर है? यदि आप इसको नोट करना चाहें जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं ज़रा पानी वानी पी लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि अपना बुकलेट ओपन करिए आप लोग, जो अपन का क्वेश्चन का बुकलेट है वो यदि एक बार आप ओपन करें और सॉल्व करके देखेंगे मेरे साथ में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है ना। मैं इधर बोर्ड नंबर 2 को रब करता हूँ। चलिए तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। पीडीएफ लिंक मांग रहे हैं कुछ बच्चे, भाई मैं भेजा था, आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया क्या? चलो मैं शेयर कर रहा हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मैं 2 दिन से ऑलरेडी डेली शेयर कर देता हूँ, आज एक बार रोज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने शायद लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया होगा मेरा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसलिए लाइव आना ज़रूरी यार। लाइव क्लास में क्या है, तुम लोग आते नहीं हो लाइव। मैंने लिंक शेयर कर दिया है यहाँ पर, बहुत बार कर दिया, बहुत बार। ठीक है, बहुत बार मैंने लिंक भेज दिया है, 10-15 बार, तो ज्वाइन कर लो। मैं बोर्ड नंबर ये रब कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है।
चलो, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन एक बार करके। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है, आपको ग्राउंड सरफेस वगैरह सब दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट है ना। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट देख रहा हूँ, उसमें बोला गया है द सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सैंड इज। तो आपको सेचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है। तो सेचुरेटेड यूनिट वेट कैसे निकालोगे, गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G प्लस ई डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है सेचुरेटेड यूनिट वेट का, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। अब इसके अंदर हमें वॉइड रेशो निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला इक्वेशन लगाना होगा ES इक्वल टू WG का। तो आप देखेंगे वाटर टेबल के नीचे है पूरा सॉइल, फिगर दिया हुआ है ना आप लोगों को। फिगर क्या दिया है, इस तरीके से फिगर दिया है कि वाटर टेबल है। तो ये आपका 5 मीटर का ये 5 मीटर का क्या है अपने पास में, डेप्थ है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है। तो ये सॉइल पूरा क्या है, फुल्ली सेचुरेट है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन मैंने कितना ले लिया, 1 ले लिया। वाटर कंटेंट क्वेश्चन में वहीं पर दिया हुआ है 20%। सो 0.2 अपन ने यहाँ पर ये ले लिया। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बोला है, 2.7 बोला है। तो वॉइड रेशो अपने पास में कितना आ रहा है, 0.54। ये अपने पास में यहाँ पर वॉइड रेशो देखने को मिल रहा है, यही आ रहा होगा। ये वॉइड रेशो अपन इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू, हमने जी रखा, कितना बोला क्वेश्चन में, 2.7 प्लस वॉइड रेशो में यहाँ पर निकाला हूँ 0.54 डिवाइड में 1 प्लस 0.54। और यूनिट वेट ऑफ वाटर क्वेश्चन में कितना बोला है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब बोला है, ये अपन ने ले लिया है। एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि क्वेश्चन में बोल रखा है कि वाटर टेबल 10 लो तो ही 10 लेना, नहीं तो 9.81 लेना, ठीक है। मैं आपको ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 21.04 आ रही है। गामा सेचुरेटेड हमारे पास कितना आ रहा है, 21.04 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ये हमारे पास क्या आ चुका है, गामा सेचुरेटेड का वैल्यू निकल कर सामने आ गया, ठीक है। यदि गामा सेचुरेटेड का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गया 21.04 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये आपका आंसर बन चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी बन गया। आप लोगों का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी। आपको दिख रहा होगा 21 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना था, अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में उन्होंने मुझसे क्या पूछा, बी पार्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप डिटरमाइन करिए यहाँ पर टोटल स्ट्रेस, पोर्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एट द पॉइंट पी। मतलब यहाँ पर उन्होंने 5 मीटर डेप्थ पर कोई पॉइंट ले रखा होगा कोई भी, वहाँ पर आप निकालिए। मैंने कहा ठीक है, हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। सो टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, यहाँ का गामा सेचुरेटेड की वैल्यू कितनी अपने पास में 21 है। क्वेश्चन में चूंकि इसको 21 शो कर रखा है, इसलिए मैं 21.04 नहीं लेते हुए 21 ले रहा हूँ। तो गामा सेचुरेटेड इंटू जेड मतलब 21 इंटू 5, वैल्यू कितनी बन रही है, 105 किलो पास्कल की वैल्यू बन रही है। फिर उसके बाद पोर्ट ऑफ प्रेशर, आपने यहाँ पर पिजोमीटर लगाया होगा। पिजोमीटर कहाँ तक राइज कर जाएगा, पूरा टॉप सरफेस तक, ग्राउंड सरफेस तक। मतलब वैल्यू कितनी हो गई, गामा डब्ल्यू इंटू जेड की। तो गामा डब्ल्यू अपने को कितना बोल रखा है, ये लिखा था मैंने, गामा डब्ल्यू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब क्वेश्चन में दिया है। तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड है हमारे पास 5 मीटर, ये अपन ने 5 यहाँ पर रखा। वैल्यू कितनी हो गई, 50 किलो पास्कल की, ये अपने पास में वैल्यू आ गई। तो इफेक्टिव स्ट्रेस अपने पास में कितने आ गए, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्ट ऑफ प्रेशर, 105 में से 50 गया, 105 माइनस 50, तो इफेक्टिव स्ट्रेस अपने पास कितने आ गए, ये आ चुके हैं अपने पास में 55 किलो पास्कल का, ठीक है। तो क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे, सबसे पहले मुझे पूछा था टोटल स्ट्रेस, वो आ रहा है आपका 105 किलो पास्कल कॉमा। उसके बाद पूछा था पोर्ट ऑफ प्रेशर, वो आ गया आपका 50 कॉमा। फिर उसके बाद मुझे पूछा था इफेक्टिव स्ट्रेस, तो उसकी वैल्यू आ गई 55। जरा ये देखो किसमें आपको देखने को मिल रहा है, 105, 50 और 55 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आपके सामने आ गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देखा, क्वेश्चन नंबर 11 था ये आप लोगों का। मैं यदि आपको कहूँ कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5,
सब लोग जरा मेरे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला सॉल्व करके बताएंगे मुझे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन जरा फुर्ती से सॉल्व करेंगे आप सभी लोग मेरे लिए, और आंसर बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है बेटा। करो भाई, सॉल्व करो, ठीक है। जरा बताओ भाई लोग। बिल्कुल मनीष, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं हमें। जरा जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सॉल्व? एक्टिविटी निकालना है भाई अपने को। बहुत बढ़िया, फैज आलम का आंसर आया है 0.3। करिए भैया, सॉल्व करिए, धनाधन सॉल्व करेंगे सभी लोग। तो आइए मैं भी इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन मुझे बोला गया है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। फाइन ग्रेन सॉइल हैज़ अ 60% बाय वेट सिल्ट कंटेंट। अब देखो मेरी बात सुनना, उन्होंने यहाँ पर सिल्ट का कंटेंट कितना बोला? 60%। अब फाइन ग्रेन सॉइल में या तो सिल्ट होगी या क्ले होगी, या तो सिल्ट होगी या तो क्ले होगी। तो भैया क्ले कितना हो गया? 40% हुआ ना। यदि उसने बोल दिया 60% सिल्ट है तो ये अंडरस्टूड है मुझे कि उसमें 40% आपका क्या रहेगा? क्ले। सो परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन मेरे पास यहाँ पर कितना आ चुका है? 40% आ चुका है। कितना आ गया? 40% आ गया। अब सॉइल बिहेव्स लाइक अ सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज इन बिटवीन 15% एंड 28%। अब देखो प्लास्टिसिटी चार्ट यदि मैं यहाँ पर बनाऊँ कुछ इस तरीके से, तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो उन्होंने क्या बोला? सॉइल बिहेव्स लाइक अ सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज इन बिटवीन 15 to 28%। मतलब ये सेमी सॉलिड का स्टेट था, ये क्या था? सेमी सॉलिड का स्टेट। तो ये 15% और 28% के बीच में आपका सॉइल सेमी सॉलिड होता है। और फिर बोल रहे हैं कि सॉइल बिहेव्स फ्लूइड लाइक व्हेन वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%। तो ये आपको 40% बोल दिया कि इससे ज़्यादा यदि आपका होगा तो वाटर की तरफ बिहेव करेगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने मुझे क्या दे रखा है? ये श्रिंकेज लिमिट दे रखा है, ये मुझे प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, और ये मुझे यहाँ पर लिक्विड लिमिट दे रखा है। मुझे तो एक्टिविटी चाहिए था। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी होता है प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड में परसेंटेज ऑफ क्ले, ये होता है आपका एक्टिविटी। तो प्लास्टिक इंडेक्स अपन परसेंटेज में देख लेते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो 40 माइनस 28 परसेंटेज में रखूँ, 40 भी परसेंटेज में, 28 भी परसेंटेज में। तो नीचे क्ले का भी मैं किस में रख दूंगा? परसेंटेज में रख दूंगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू देख लेता हूँ कितना आ रहा है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? वैल्यू देख लेता हूँ। 40 माइनस 28 डिवाइड में 40, वैल्यू कितनी आ गई? 0.3 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर एक्टिविटी निकल कर आ चुका है। दिस एक्टिविटी इज 0.3। समझ में आ गई बात? ये क्या है? एक्टिविटी 0.3 मेरा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो आपको देखेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 0.3 का। यह था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखो 5 में करवा दिया आपको। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं वो लोग? क्वेश्चन नंबर 6 में है, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले विद अ लिक्विड लिमिट 40% एंड द प्लास्टिक इंडेक्स 28%। अपने को यहाँ पर दे रखा है लिक्विड लिमिट, कितना बोले हैं वो लोग? लिक्विड लिमिट 40% है। मैंने कहा ठीक है, लिक्विड लिमिट 40%। और प्लास्टिक इंडेक्स IP, किसी सॉइल का प्लास्टिक इंडेक्स वो लोग ऑलरेडी दे दिए। कितना दे दिए? 28
28% वो लोग मुझे यहाँ पर दे दिए। वो बोल रहे हैं कि सॉइल का टाइप बताओ, क्लासिफिकेशन बताओ। तो मैंने कहा यार मैं तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम या इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये चीज़ हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैंने कहा यार फाइन ग्रेन सॉइल के लिए तो मुझे आईपी ऑफ ए लाइन निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं आईपी ऑफ ए लाइन। क्या होता है 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, ये होता है इक्वेशन। सो आईपी ऑफ ए लाइन विल बी इक्वल टू 0.73, लिक्विड लिमिट कितना आ रहा है अपना 40% माइनस 20। अच्छा, लिक्विड लिमिट यहाँ पर हमेशा परसेंटेज में रखना है, इस बात का ख्याल रखना। तो आईपी ऑफ ए लाइन विल बी इक्वल टू 40 में से 20 क्या बचा 20 इंटू 0.73 आपको मिला होगा 14.6% में। तो ये अपना क्या मिल गया, प्लास्टिक इंडेक्स मिल गया ए लाइन का। ये था आपका प्लास्टिक इंडेक्स सॉइल का। तो आपको दो कंडीशन देखना होती है। हमने यहाँ पर देखा कि सिंस आपका प्लास्टिक इंडेक्स जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 7 आ रहा है। प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल की मैं बात कर रहा हूँ। आपका प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल कितना दे रखे हैं, 7 से बहुत बड़ा दे रखे हैं, 7% से बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। तो चांसेस है कि ये क्ले हो, चांसेस है कि ये क्या हो, आपका क्ले हो। लेकिन मैं डिसीजन किसके बेसिस पे लूंगा, ए लाइन के बेसिस पर। और ए लाइन मेरा क्या बोल रहा है कि आपका आईपी ऑफ सॉइल जो है वो क्या है, ग्रेटर है आईपी ऑफ ए लाइन से, क्योंकि ए लाइन के लिए 14.6, सॉइल के लिए 28%। मतलब ये क्या है, आईपी ऑफ ए लाइन है। तो ऐसी कंडीशन में आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन, मतलब मैं कंफर्म करता हूँ कि आपका क्या है, क्ले है। ये आपका क्या हो चुका है, फाइनल हो चुका है। मतलब अबव ए लाइन हमारे पास क्ले होता है, बिलो ए लाइन हमारे पास सिल्ट होता है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को भी डिफरेंशिएट करता है। अब वो ए लाइन आपका इनऑर्गेनिक सॉइल, बिलो ए लाइन आपका ऑर्गेनिक सॉइल। तो यहाँ पर आईपी ऑफ सॉइल ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन आया, तो मतलब मैंने ये कह दिया कि आपका क्ले सॉइल है, ये कंफर्म है, क्ले सॉइल है। अब क्ले में ये क्या है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, लो कंप्रेसिबल है या हाई कंप्रेसिबल है। तो वो किसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं, लिक्विड लिमिट के बेसिस पर। तो लिक्विड लिमिट यदि 35% से कम है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, लो कंप्रेसिबल कहते हैं। लिक्विड लिमिट यदि 35 से 50% के बीच में तो उसको अपन इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल कहते हैं। और 50% से ज़्यादा है तो अपन उसको क्या कह देते हैं, हाईली कंप्रेसिबल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या केस दिख रहा है लिक्विड लिमिट का, 40% विच इज इन बिटवीन 35 एंड 50। तो आपका क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हुआ। तो अपन ने इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल इसका नाम दे दिया, और यही आपका क्या है, यहाँ का आंसर है। तो इसको अपन कैसे रीड करेंगे, पीछे से रीड करते हैं। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया है, CI। इसका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, CI। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। 3:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है आज की आपकी, है ना। 2 बजे अपन लोग स्टार्ट किए थे, 3:30 होने में आ गई है। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो भी अपना है हिसाब किताब वो अपन कल की क्लास में अब देखेंगे, आने वाली क्लास में जब भी होगी, ठीक है। कल तो अपना क्या है, आज सैटरडे है क्या, हाँ आज सैटरडे है, कल संडे है, देखते हैं कल संडे है तो टाइम मिला तो मैं बाकायदा कर दूंगा कल की क्लास भी। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, कल होगी या परसों की जब भी होगी, अपन किसके बारे में बात करेंगे, सीपेज एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सीपेज एनालिसिस के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, ओके बाय बाय, ठीक है, चलिए।